Hi everyone. Today your topic is Indian agriculture from BBA second semester and your subject is Indian economy. First of all, I would like to tell you about the meaning of Indian agriculture and what are the role that influences our economy. तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे हम प्रोडक्शन करते हैं, दूसरे स्टेप पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और थर्ड स्टेप पे हम उसका कंजम्पशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मैंने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन थ्री सिस्टम। इंडियन इकोनॉमी का जो बेस है वो तीन चीज़ों पर चलता है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा आपका कंजम्पशन पे चलता है, ठीक है। तो वो तीन सेक्टर अलग अलग दिखाए थे, वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ों को डिस्कस किया है। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। और एक बात भी इन्होंने कही है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से बैकबोन की तरह ट्रीट होती है हमारी एंटायर इकोनॉमी की, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि हमारी 60 to 70% इनकम जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर्स इसका बनता है मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा मेन सोर्स बन रहा है हमारे जीवन यापन के लिए या जीवन निर्वाह करने के लिए, फॉर आवर सर्वाइवल। जो हम सर्वाइव कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी भूमिका आ रही है कि एग्रीकल्चर अगर होता है तो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, फार्मर्स उस पर काम कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती हैं, जैसे कॉटन है, शुगर है, फूड ग्रेन्स हैं, एक्सेट्रा, लाइक। तो बेसिकली हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी एंटायर इकोनॉमी और इवन हमारी जो लिवलीहुड है बेसिकली वो उस पर डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, कहते हैं कि सिंपल सी बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम के लिए भी। क्यों कर रहा है नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर सेक्टर? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारा जीडीपी डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स जितना भी फाइनल गुड्स बन रहा है या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑल ओवर द नेशन, हमारे नेशन के थ्रू हो रहा है, जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, तो वो एक तरीके से हमारी नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम हमारी अलग अलग सेक्टर से जनरेट होकर आ रही है उसमें ये क्यूमुलेट हो रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एडिशन यानी कि हमारी नेशनल इनकम को जनरेट करने के लिए एक बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है वो है बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ ये कहना चाहेंगे कि बेस क्यों है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट जो आपका लास्ट पॉइंट था वो आपका कंजम्पशन, ठीक है। बात कर लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हम बोलते हैं कि इक्वली जितनी डिमांड है उतना सप्लाई होना, it is not possible. Just to find out the estimated demand and after that we can provide the supply of the particular kind of goods, right। तो ये डिपेंड करेगा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, यानी कि जो हमारा डे टू डे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका डिमांड भी डे टू डे बढ़ता जा रहा है, जिस बेसिस पे हमारा प्रोडक्शन भी एक लेवल से बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक बात इन्होंने जो कही है बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो बेसिकली एक तरीके से बेस बन रहा है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। देखिए आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, सिल्क का हो रहा है, कॉटन है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, ठीक है। जिससे एक तरीके से बात कर लेते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है, हमारी इनकम को जनरेट भी करता है और हमारे लिए नई नई चीज़ों के अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। एंड वी हैव फॉरेन ट्रेड। हमारे पास अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो हम चीज़ों की अल्टरनेटिव्स डेवलप कर लेते हैं और अपने लिए भी अच्छे से अच्छा गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रख पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन की बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं सिंपल सी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली वो मैंने अभी जैसा ही पीछे भी डिस्कस किया, प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जिस लेवल से हमारी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम कर रही है, उसी लेवल से अगर हम बात करते हैं उसका हम उत्पादन करेंगे, तभी तो हम उसकी सप्लाई पूरी कर सकते हैं। तो सिंपल सा थॉट यहाँ पर यह है कि अगर हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उत्पादन की सीमा को बढ़ाते हैं, तभी हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, मैं सीमा को बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स हमारी चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमें यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये समझनी है कि जब हम किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा रहे हैं तो उसकी सप्लाई भी हमें बढ़ानी चाहिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर सिंपल सा एक अच्छा रोल प्ले करेगा, जिसमें हमें चीज़ों की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट आ रहा है, वो इम्पोर्टेंस इन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इम्पोर्टेंस इन ट्रेड एंड सर्विसेज, ये भी पॉसिबल तभी है जब हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, कि जैसे जो सपोर्ट मिल रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज है, जो स्टोरेज है, अलग अलग जो डिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, किस चीज़ पर, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों के बेस पे ही हम बात करते हैं। जो ट्रेड है, जो सर्विसेज हैं, वो चल पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मेन फीचर्स ऑफ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो अब हमें ये देखना है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है, जिससे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकें, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। देखिए एक सिंपल सा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि अगर हम अच्छी बीजों का, यानी कि अच्छे उत्पादक जो बीज होते हैं जिसमें हमें उत्पादन अच्छा मिलता है, अगर हम उसका उत्पादन करते हैं या उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हमें उससे जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट आ रहा है कि अगर हम हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करेंगे और एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो हम चाह रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे हमें मिल पाएगा, वो तभी मिल पाएगा जब हम वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके के सीड यूज़ करेंगे, और फाइनली हम एग्रीकल्चर के जो नए डायमेंशंस हो सकते हैं जिनसे उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हों, तो उनका एक ही पॉइंट आ रहा है कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर एक जो दिया हुआ है इन्होंने, इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। देखिए एक सिंपल सी बात कही है कि अगर हम अच्छी केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जैसे यूरिया है, डीएपी है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करती है। तो केमिकल की बात कर लेता हूँ, बहुत सारे फर्टिलाइज़र ऐसे आते हैं जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, और नीम की खल भी आती है जो हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का भी इनकरेज करते हैं, यानी कि हम इन चीज़ों की मात्रा को बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। अच्छा उत्पादन मिलता है तो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखिए एक सिंपल सी हमारे भारत में जो समस्याएं आ रही हैं वो किस चीज़ की समस्या है, वो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई से संबंधित। और सब जगह प्रॉपर सिंचाई होना भी इंडिया में संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, किसान जिस चीज़ से जूझ रहा है वो है सिंचाई की समस्या। जो किसान जिस लेवल का है वो उस लेवल से काम कर रहा है, जो जिस तरीके से कर सकता है अपनी समस्या का निदान वो करता है, राइट। बट यहाँ पर एक सिंपल सा थॉट इन्होंने कहा है कि अगर हमारा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के हम देखना चाहते हैं, तो हमें सिंचाइयों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए और उनका एक्सटेंशन करना चाहिए, ताकि सारे ही किसानों तक सिंचाई की सुविधा पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीन से संबंधित सारा। बेसिकली जितनी भी अच्छी मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, इससे हमारा समय भी बचता है और हमारी जो उत्पादकता होती है वो बढ़ती है। बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब जितनी भी मशीन है, चाहे वो थ्रेशर्स हैं या बहुत सारी मशीन्स जितनी भी आती हैं, उन मशीन्स का प्रयोग करते हैं तो, या उनको प्रमोट करते हैं, तो भी हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है बेसिकली। तो इन चीज़ों के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए ये कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन को प्रमोट करोगे, सब लोगों को अवेयरनेस दोगे, जिससे बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो अगर हम
कीटनाशक को यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन होता है उसका प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कीट पतंगे अगर हमारी फसलों को नुकसान करती हैं तो हमारी फसल कम भी होती है और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि कीटनाशक को यूज़ करेंगे, तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे किसानों के साथ में, वो चीज़ ठीक हो जाएगी अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। तो उनको जो अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं वो प्रोवाइड कराना भी एक मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स नहीं मिल पाते, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात कही है, अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे उससे भी हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर। आज की अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो सिंपल सा थॉट, हमारा जो इंडियन फार्मर है वो एक नॉर्मल सा ये सोच रखता है कि मैंने पिछले साल क्या उत्पादन किया, किन किन चीज़ों को उसने कल्टीवेट किया, वो उस चीज़ को रिसर्च कर इतना ज़्यादा नहीं सोचता, और वो अपने नॉर्मल जो थिंकिंग है उसकी उस एबिलिटी के बेसिस पे वो अपना काम करता है, राइट। लेकिन अगर हम उसका सॉइल टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बेसिकली वो हम अपनी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको जानने के बाद अगर हम अपनी भूमि में वो चीज़ों को लगाते हैं जिनसे हमारा उत्पादन अच्छा मिले, तो वो चीज़ बनती है कि हमारे जो सिद्धांत हैं एग्रीकल्चर करने के, यानी कि जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उनका, अगर हम जैसे रबी की फसल है, बहुत सारी फसलें जो हम यूज़ करते हैं उनकी फसलों की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो बेसिकली अगर हम उनको साइंटिफिक मेथड से उनको चलाएंगे, एक साइकिल अगर उसको पीरियडिकली मूव करेंगे तो उसमें हमारी ग्रोथ कितनी होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, और साइंटिफिक एग्रीकल्चर अगर हम करते हैं या अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च करते हैं तो उससे भी हमें हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए एक सिंपल सी बात आ रही है, जो एग्रीकल्चरल से संबंधित गुड्स हैं या जो टूल्स हैं उनको अगर हम मार्केटिंग करते हैं, या सीड्स का अगर हम जो हाई वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं अगर हम उनको प्रमोट करते हैं, उनको लोगों को बतलाते हैं कि अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपका थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा या आपका उत्पादकता ज़्यादा होगी, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे इंडिया के लिए है कि अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि एग्रीकल्चर गुड्स की अगर हम मार्केटिंग करते हैं और उसका एक्सटेंशन करते हैं, डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, इससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होगा और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि जो फार्मर्स है अगर हम उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें भी हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। किस बेसिस पे संभव हो पाएगा कि जब हम जो छोटा किसान है अगर हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, अगर वो नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और हम उसको अगर क्रेडिट फैसिलिटी देंगे तो उससे भी उसको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी संभव हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन टू फार्मर्स बाय वर्कशॉप्स। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या है उनको समझाने की। तो बात आ रही है कि अगर हम उनको ट्रेनिंग दें, उनको मोटिवेट करें और हम उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएं, जिससे उनको नई बातें सीखें वो लोग और नए चरण आगे बढ़ाएं, अपने कदम आगे बढ़ाएं, जिससे एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो सके, राइट। ये सब संभव तभी हो पाएगा जब उनके लिए वर्कशॉप या ट्रेनिंग या मोटिवेशन दें हम लोग, तभी वो चीज़ संभव हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लैंड एंड सॉइल टेस्टिंग। देखिए एक सबसे बड़ी समस्या जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हर्डल बनती है वो ये होती है कि कोई भी किसान आजकल लैंड या सॉइल टेस्टिंग नहीं कराना चाहता। सॉइल टेस्ट कराने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि हमारे जो भूमि है उसमें फॉस्फोरस कितना है, सल्फ़र कितना है, नाइट्रोजन कितना है। इन चीज़ों को जानने के बाद अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं या फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा मिलती है। चलिए, तो यहाँ पर ये फीचर्स